क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा और आज के सेशन में टोटल हम आपके पास 40 प्रश्न करने वाले हैं। क्या इस 40 प्रश्नों के समूह से आप 30 प्रश्नों का सही जवाब दे पाइएगा? ये एक चैलेंज के साथ एक्सेप्ट कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप 30 क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं तो आपका जो तैयारी है वो सुपर से भी ऊपर हो चुका है। लेकिन अगर आप 30 के नीचे हो जाते हैं अर्थात 25 के आसपास चले जाते हैं तो आपकी तैयारी एक्सीलेंट मानी जाएगी, अर्थात माना जाएगा कि आप एवरेज तैयारी में हैं। लेकिन अगर आप 20 या 20 से कम के एवरेज में आ जाते हैं तो आपको काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आइए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए यह देखते हैं कि आज मेरे इस 40 क्वेश्चनों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। तो देखते हैं आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है इस फिजिक्स से अर्थात भौतिकी विज्ञान से, वो कैसा क्वेश्चन होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास करें और समझ के बताने का प्रयास करें इसका जवाब होगा क्या। पहला प्रश्न क्वेश्चन है कि उत्सर्जन फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। आपको ये इस प्रश्न में आंसर बताने हैं। अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पर, या फिर धातु के कार्यफलन पर, या फिर इनमें से किसी पर नहीं। अर्थात आपका इनमें से कोई जवाब सही नहीं है। तो हम आपको बता दें कि किसी भी फोटो इलेक्ट्रो का ऊर्जा जो होता है बाबू, यह निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। अर्थात प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अगर अधिक होगा तो उसमें इलेक्ट्रोफोटो जो होगा अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होगी उसका भी मान अधिक होगा। अर्थात मेरे इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। अब देखिए हम आपको आंसर भी दिखाने वाले हैं। ये पहले क्वेश्चन का आ गया आपके सामने आंसर, तो इसको मिलान करते जाइएगा और देखते जाइएगा आप आज के सेशन में कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है और वो ये रहा आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा समझ के बताएंगे। प्रश्न क्या है तो बताना है कि मिलिकन का तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। अर्थात मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा किसके इलेक्ट्रॉन का ज्ञात होता है? द्रव्यमान का, आवेश का, या फिर वेग का, या फिर आपको जवाब देना है ऑप्शन डी में। तो हम बता दें इस प्रश्न का मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा आवेश का। ऑप्शन बी जो होगा इस सेकंड क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। अर्थात मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात कर सकते हैं? आवेश। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन पर जो अपना आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये इसका ऋणात्मक होता है। जबकि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो याद रखने की आवश्यकता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेशहीन होता है अर्थात शून्य होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर भी आपके सामने था ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसका जवाब देंगे और बताएंगे इसका जवाब होगा क्या। एक बार बताइए इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है तो कैथोड किरणें होती हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं आपके सामने प्रश्न है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर फोटॉन। इसका जवाब क्या होना चाहिए एक बार सोच के समझ के बताने का प्रयास कीजिए। तो हम आपको बता दें कि कैथोड जो किरणें होती हैं वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर अपना स्वयं का आवेश जो होता है ऋण आवेश होता है। अर्थात हम कहेंगे कि एक प्रकार का पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरा, इस तीसरे का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के साथ चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न में भी आगे। आंसर देख लीजिए, पहले का इससे तीसरे का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आ गए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है बाबू। देखो हमारे चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब देने का प्रयास करें। क्या होगा इसका जवाब एक बार बताइए। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग किस क्रिया के लिए किया जाता है?
सौर सेल, जिसके द्वारा आप जानते होंगे कि सूर्य का प्रकाश से, अर्थात ये सौर ऊर्जा को चेंज कर देता है किसमें, तो ये चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में। आप याद रखें कि सौर सेल किस तरीके से का सेल है, तो जो सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। अब यह उपयोग किया जाता है मंगल ग्रह पर, कृत्रिम उपग्रह में, चंद्रमा पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मंगल ग्रह पर तो कोई आवश्यकता नहीं है और चंद्रमा पर भी हमें कोई आवश्यकता नहीं कि सौर जो पैनल है वो लगाएं। इसका मतलब इसमें कृत्रिम उपग्रह जो होगा ये सही होगा, अर्थात इस प्रश्न का मेरा राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम उपग्रह में। आंसर देखते जाइएगा, आपके सामने इसका आंसर बी था। चलिए आगे हैं आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें का जवाब देके समझने का प्रयास करेंगे इसका जवाब होगा क्या। 5वां प्रश्न देखिए, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। अगर मेरे अभी बात को ध्यान दिए होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको पता चल गया होगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं सौर सेल, और दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। इस ऑप्शन का अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन के साथ जुड़ते जाइए और इन प्रश्नों का जवाब आप अपने एग्जामिनेशन में दम अच्छे से दे पाइए, हमें यही उम्मीद है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6ठे नंबर में। प्रश्न क्या है, आइंस्टीन को निम्न कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन को जो आप जानते होंगे नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो नोबेल पुरस्कार इनको मिला था सूत्र एक ये सिद्ध किए थे E बराबर mc², और इसी सूत्र की स्थापना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब ये जो सूत्र है ये किस विभाग का सूत्र है, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र का सूत्र है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव। आगे अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है जो कि है 7वें नंबर में। हमारे इस प्रश्न का जवाब कितने विद्यार्थी दे पाते हैं, कितने लोग दे पाते हैं, ये देखना है। प्रश्न क्या है, सोडियम की देहली तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। ये 6000 आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टी प्रिंटिंग है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है ये। तो इसका कार्यफलन होगा, तो 6000 एंगस्ट्रॉम अगर सोडियम की देहली आवृत्ति है तो इसका कार्य जो फलन होगा वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए को। आंसर देखते जाइएगा, आपके सामने हम आंसर भी लाते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे, प्रश्न है 8। क्या इसका जवाब होगा, आइए प्रश्न पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। विरामावस्था से m द्रव्यमान और E आवेश का इलेक्ट्रॉन भी विभवांतर के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इसकी अधिकतम ऊर्जा होगी। अधिकतम ऊर्जा का मान बताना है कितना होगा, तो आपके सामने अधिकतम ऊर्जा जो होगा, जो इसका गतिज ऊर्जा के रूप में दर्शाता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो हो जाएगा बाबू, ये E इंटू V के बराबर होगा। E का मतलब यहां पर है आपके सामने आवेश और V का मतलब है विभवांतर। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और विभवांतर को एक दूसरे से क्रॉस कर दिया जाए तो उसका निकल जाता है अधिकतम ऊर्जा, और ये दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया हमारे बच्चों, जो है 9वें नंबर में। 9वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपको क्या बताना है, तो बताना है कि लेमडा तरंग दैर्घ्य वाले, जो आपके सामने लेमडा है, इतना तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा अर्थात एनर्जी के बारे में बताना है, तो फोटोन की ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो आपके सामने होता है hc बाई लेमडा। ये होता है hc बाई लेमडा, और ये किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, बी ऑप्शन को, अर्थात इस 9वें प्रश्न का मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंठस्थ कर लीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, जो है 10वें नंबर में। 10वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है वो देखते हैं। इनमें कौन आवेश रहित है, मतलब जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश
नहीं होता है, यह बताना है। तो आवेश अल्फा कण पर आवेश होता है, आवेश होता है। बीटा कण पर, ऐसे अल्फा कण पर अपना जो आवेश होता है धन आवेश, बीटा कण पर जो अपना आवेश होता है वो क्या होता है, ऋण आवेश। फोटोन कण इसी पर आवेश नहीं होता है, मतलब यही हमारा सही जवाब होगा। ऐसे प्रोटॉन पर भी आप जानते होंगे धन आवेश होता है, मतलब इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, फोटोन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि है 11 नंबर में। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, मतलब विद्युतीय कार्यफलन का मान जो होता है सबसे कम होता है, यह बताना है। लोहा, तांबा, बेरियम और सोडियम, इसमें सबसे कम जो होता है वो होता है सोडियम का, अर्थात इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, अर्थात सोडियम का विद्युत कार्यफलन जो होता है वो न्यूनतम होता है, अर्थात सबसे कम। आगे पहुंच गए हैं आज के 12वें क्वेश्चन में। आप जोड़ते रहिएगा, मिलाते रहिएगा, आपके कुल कितने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब आप दे पाए हैं। लास्ट में कमेंट में बताइएगा आप कितना सही किए आज के इस सेशन से। फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन पढ़ते हैं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, क्या यह सही है? नहीं, यह गलत ऑप्शन है। कैथोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, यह भी गलत है। अर्थात फोटोन इलेक्ट्रॉन मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसकी बात की गई है। सी है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है, यह बिल्कुल ही सही है। अर्थात हमारा इस प्रश्न के तहत सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ए भी सही था, बी भी सही था, लेकिन ए और बी दोनों मिला के हमारे सी में दिए गए हैं, इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर में, जवाब जानते हैं समझ के। यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा? ऐसे आजकल न्यूमेरिकल नहीं पूछे जा रहे, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल दिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लिया गया है। तो बता दें कि अगर 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंग दैर्घ्य को कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा 4433 एंगस्ट्रॉम, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारों ऑप्शन नंबर सी। आइए दिखाते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो कि है 14 नंबर में। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रकाश विद्युत सेल क्या है या कौन सा कार्य करती है? ऑप्शन के आधार पर बताना है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, एकदम गलत है। प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ये प्रकाश को विद्युत में बदलता है, अर्थात ऑप्शन बी में यही दे दिया, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है 15 नंबर में। 15 का एक बार सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश की दीर्घतम, ये दीर्घतम होना चाहिए सब, दीर्घतम तरंग दैर्घ्य जो पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है लगभग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैलकुलेट करने पर 310 nm अर्थात नैनोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। आइए दिखाते हैं आज के अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, आपको बताना है फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। अभी अभी जो प्रश्न पढ़े होंगे वो अच्छे से पता होगा। फोटोन की ऊर्जा अभी आपको बताया गया था hc/ν होता है, लेकिन ये ऑप्शन यहां से हटा दिया गया है। ध्यान से देखिए, इसके अनुसार कौन सा फोटोन की ऊर्जा होगी? तो फोटोन का ऊर्जा होगा hν। ये न्यू लिखा हुआ है, याद रखेंगे, जो आवृत्ति को डिनोट करता है। अर्थात फोटोन की ऊर्जा या तो hν होगा या फिर इसे हम लिख सकते हैं hc/λ। ये दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन के अनुसार सवाल का जवाब देना होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने 17 नंबर। 17 का जवाब देंगे और बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। 17 देखिए। 17 है, एक धातु पृष्ठ का कार्यफलन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इससे उत्सर्जित
फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा का मान कितना होगा। तो आपको ऐसा करना है कि इसका कैलकुलेशन करने के लिए इसमें से आप इस मान को घटा देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने आएगा डी ऑप्शन, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। हम आपको जल्दी जल्दी प्रश्नों का आंसर बताने वाले हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाने आता है तो उस पर एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, आप न्यूमेरिकल को आसानी से बना के देख सकते हैं। 18 देखिए, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्रव्य सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया था? डी ब्रॉगली के द्वारा, या फिर हाइगेंस के द्वारा, या एच.एस. बिशर के द्वारा, या फिर फ्रेस्नेल के द्वारा। तो आपको बता दें इसमें बताया गया है द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक डी ब्रॉगली को कहा गया है। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन। क्यों 19 का जवाब देख के समझ के बताने का प्रयास करेंगे, काउंट भी करते रहेंगे कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाए हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसका मात्रक है, ऐसे करके भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, ये आप जो देख रहे हैं, ये वोल्ट देखने से नहीं होगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग इसका जवाब दे के आ जाते हैं विभवांतर लेकिन हम आपको बता दें कि विभवांतर इसका एकदम रॉन्ग आंसर है। इसका सही जवाब होगा ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन डी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है जो कि आपके सामने है 20 नंबर में। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 20 है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात किए तो अभी बताए थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन ये सामान्य आवेश होता है, विशिष्ट आवेश नहीं होता है। तो विशिष्ट आवेश बाबू कितना होता है, तो ये दिया गया है ए ऑप्शन में सही इसका राइट आंसर है, अर्थात 1.8 गुना 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एकदम इसको याद कर लीजिए आप। चलिए आगे हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है 21 नंबर में। इसका जवाब समझ के बताएंगे। प्रश्न क्या है, तो पूर्ण तरंगदैर्घ्य दिष्टकारी में उपयोग होता है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या उपयोग होता है, तो इसमें 2 डायोड उपयोग किए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो है 21 नंबर में। इसको समझ के बताएंगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में उपयोग होता है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में भी 2 ही डायोड उपयोग होता है बाबू, अर्थात इसमें भी हम कहेंगे ऑप्शन ए जो होगा आंसर होगा। मतलब डायोड उपयोग तो होता है, लेकिन दोनों में 2 डायोड उत्पन्न होते हैं, उपयोग होते हैं। सॉरी 22 को देखते हैं। 22 का जवाब क्या होता है देखते हैं। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फोटोन। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका जवाब देके बताने का प्रयास करेंगे। क्या इसका जवाब आप जानते हैं? प्लांक नियतांक का मान होता है। प्लांक के नियतांक का मान कितना होता है? तो प्लांक के नियतांक का मान होता है 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अर्थात इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन में। 24वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्लांक नियतांक की बीमा होती है। प्लांक के नियतांक की जो बीमा होती है वो क्या होता है? इसकी बीमा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा mL²T⁻⁻1, जो संवेग और आवेग की भी बीमा होती है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 25 नंबर। 25 में क्या है देखिए। डेविसन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा तरंग प्रकृति, अर्थात बी ऑप्शन कहेंगे, यहां पर होगा सही जवाब। आइए अब आ गए हैं आपके 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वें का जवाब देके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्या है? तो 10⁻14 हर्ट्ज की आवृत्ति
और 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या कितनी होगी? जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लगभग 10 का पावर 20, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए 27 को देखते हैं, 27 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्लेटिनियम के कार्यफलन का मान कितना होता है? तो प्लेटिनियम के कार्यफलन का मान होता है, वो होता है 5.65, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा। और अभी इस क्वेश्चन में हम जाने थे कि सोडियम का जो कार्यफलन होता है वो सबसे बाबू कम होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 28 नंबर में। 28 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? आपको बताना है कि सीजियम का कार्यफलन कितना होता है। तो सीजियम का कार्यफलन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 2.14, अर्थात ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है 29 नंबर में। जवाब क्या होगा एक बार सब लोग बताने का प्रयास करेंगे और कैसे कैसे इस सवाल का जवाब देते हैं ये भी देखेंगे। द्रव्यमान m और कोई जो ये है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर ये होना चाहिए था कोण भी चाल से गतिमान हो तो संबंध तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य का इसमें सही व्यंजक आपको बताना है। इसमें सही व्यंजक हो जाएगा h/mv, अर्थात h/c होता है जिसको हम लोग mv के रूप में जान सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आज के 30वें क्वेश्चन को 30वें का जवाब देके और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जरूर गिनते जाएंगे आप अभी तक कितने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दे पाए हैं। प्रश्न देखते हैं क्या है ये। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रॉन के सेक्शन में प्रकाश को क्या माना जाता है? तो प्रकाश जो है वो एक प्रकार का कण माना जाता है, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जानकारी जो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दी गई है उसे एक कण माना गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि तरंग कब माना गया है? जब उसका परावर्तन या अपवर्तन की घटना घटती है, यह तरंग सिद्धांत में बताया गया है। चलिए आगे हैं आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जवाब क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणों के समूह को क्या कहते हैं ये बताना इस प्रश्न में। तो कैथोड किरणें जो है प्रोटॉन का ये नहीं है, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि कैथोड पर जो आवेश होता है वो माइनस आवेश होता है। तो बाबू माइनस आवेश किस पर होता है? देखिए डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन का, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू हमारे ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन ये है मेरा आज का और इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या इसका जवाब होगा? 32 नंबर। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर प्रतिदिन देखने को मिल जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है। एक लाइन में कितना होता है? 0 होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू हमारे ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को